नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पश्चिम बंगाल में हिंसा कौन कर रहा है और कौन इस हिंसा के समर्थन में खड़ा है? 4 मई के बाद से हिंसा का दौर वहां कैसे शुरू हुआ, जबकि वहां लाखों अर्धसैनिक बल अभी भी तैनात हैं? फिर यह हिंसा कैसे हुई और इसकी छूट क्यों दी गई? अगर इन जवानों की तैनाती हिंसा रोकने के लिए की गई थी, तो इनके प्रमुखों की जवाबदेही कौन तय करेगा? एक राज्य में 2.5 लाख केंद्रीय बल तैनात हैं और तब भी इस तरह से खुली हिंसा हो रही है। इसका जिक्र हमने पहले किया, क्योंकि पता है कि इस मामले में जवाबदेही तय नहीं होगी। जो लोग हिंसा में शामिल हैं, उन सभी के वीडियो हैं। अगर वे बीजेपी के नहीं हैं, तो क्या उन सभी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? इसका भी जवाब आप जानते हैं। मेरे पास हिंसा के अपने वीडियो नहीं हैं, इसलिए अपने इस वीडियो में हम आपको नहीं दिखा सकते। आपने भी ऐसे कई वीडियो मीडिया, सोशल मीडिया में अब तक देखे होंगे और मैंने भी देखे हैं। ऐसे वीडियो को लगातार देखना खुद को असहाय स्थिति में पहुंचा देना है, मानसिक आघात सहने के समान है। बीजेपी इतनी बार चुनाव जीत चुकी है, इस तरह की हिंसा कहीं नहीं हुई जितनी बंगाल में हुई। लोग तुरंत इसका संबंध पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास से जोड़ देंगे, लेकिन इसका इतिहास तो कभी नहीं रहा कि 2.5 लाख केंद्रीय बलों के जवान तैनात रहे और फिर भी बंगाल में हिंसा हो गई। क्यों हुई? बंगाल में जो हिंसा हुई है वह अतीत की राजनीति की निरंतरता या विस्तार नहीं है, बल्कि वहां की हिंसा पिछले 1 दशक की नफरती और हिंसक राजनीति का एक्सटेंशन है। इतनी सी बात समझ लेनी चाहिए। हिंसा सिर्फ बीजेपी और टीएमसी के बीच नहीं हो रही, सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच यह हिंसा नहीं है। यह कहा जा रहा है कि हिंसा में तृणमूल के कार्यकर्ता बीजेपी का झंडा लेकर तृणमूल के दफ्तरों पर हमला कर रहे हैं। हिंसा की इतनी छूट मिल गई कि लोग कपड़े बदलकर खुद के ही कार्यालयों पर हमला कर रहे हैं। क्या बंगाल में तृणमूल के कार्यकर्ता अपनी पार्टी और नेताओं से इतना अधिक नाराज थे कि बीजेपी के जीतते ही अपनी पार्टी के दफ्तरों को जलाने आ गए, बीजेपी का झंडा लेकर? बीजेपी के प्रवक्ता देबजीत सरकार ने मजबूती से यह बात कही है। कई जगहों पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर तृणमूल ने हमला किया है। यह कैसे हो गया? सरकार बदलते ही पुलिस नई सरकार के लिए सायरन बजाने लग जाती है। 2.5 लाख केंद्रीय बल वहां घोषित रूप से तैनात हैं, तब भी पावर जाने के बाद तृणमूल के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं। देबजीत सरकार ने ऐलान किया कि कोई खुद से अपने आप को बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं बता सकता। কিছু অন্য দলের লোক, প্রধানত তৃণমূল কংগ্রেসের, তারা রাতারাতি নিজেদের ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা বা কর্মী বলে পরিচয় দিচ্ছেন। বিজেপিতে এই জিনিস হয় না। এই যে যারা স্বয়ং নিজে থেকে যারা বিজেপি বলে দাবি করছেন, স্বঘোষিত বিজেপি, তারা বিজেপি নন। बीजेपी के अध्यक्ष शामिक भट्टाचार्य ने कहा कि अगर बीजेपी के किसी कार्यकर्ता ने हिंसा की, उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। हम बंगाल में हिंसा की संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से अपील की है, हिंसा को तुरंत रोकें, लोगों को गिरफ्तार करें, चाहे किसी भी दल के हों। इसका मतलब है उन्हें भी लग रहा है हिंसा में बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हो सकते हैं। अच्छी बात है, बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा है, अगर तृणमूल के दफ्तर पर किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने हमला किया, उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। उम्मीद है इससे हिंसा रुकने में मदद मिलेगी। लेकिन क्या उन्हें अभी तक एक भी बीजेपी का समर्थक या कार्यकर्ता मिला जो झंडा लेकर तृणमूल के दफ्तरों पर हमला कर रहा है? किसी को निकाला उन्होंने? यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जो भी ममता बनर्जी और उनके परिवार को गाली देगा, पार्टी से निकाल देंगे। और फिर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के पास जो अतिरिक्त सुरक्षा थी, वो इस समय इस माहौल में क्यों हटा ली जाती है? अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर से सुरक्षा वापस ले ली गई है। ममता बनर्जी का आरोप है कि उनकी पार्टी के लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है। दक्षिण बंगाल से लेकर उत्तर बंगाल तक बीजेपी अपने गुंडों के साथ हिंसा कर रही है। टीएमसी के कई दफ्तरों पर कब्जा कर लिया गया है। ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के 10 नेताओं की एक टीम बनाई है जो हिंसा से प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। उनका कहना है कि जब उनकी पार्टी सत्ता में आई थी तो सिर्फ बदलाव चाहती थी, हिंसा या हमले नहीं। क्या बीजेपी उन दफ्तरों को वापस करेगी जिनके बारे में तृणमूल कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उन पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कब्जा कर लिया है? आरएसएस के प्रदेश स्तर के नेता जिष्णु बासु ने संघ के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि हिंसा ना करें।
अगर हिंसा करेंगे तो राज्य टीएमसी के जंगल राज के दौर में चला जाएगा। इसका यही मतलब है कि इन सभी को अंदाजा है हिंसा करने वाले कौन हैं, कौन बंगाल की हिंसक संस्कृति के नाम पर छूट ले चुका है, ले रहा है। हिंसा हो जाने के बाद रोकने की अपील की जा रही है, मगर हिंसा हुई कैसे जहां लाखों जवान तैनात हैं? क्या कुछ समय के लिए हिंसा की छूट जानबूझकर दी गई? 24 घंटे के भीतर कोलकाता में 2 लोगों की हत्या हो गई। बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा, बंगाल चुनाव में पहली बार किसी की मौत नहीं हुई। उनके बयान के 48 घंटों के भीतर बंगाल में हिंसा भड़कती है, कहीं 3 तो कहीं 4 लोगों की मौत की खबरें छपी हैं। प्रधानमंत्री मोदी का क्या इस पर कोई बयान आया? कैबिनेट की पहली बैठक में उन्होंने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान दर्जा दे दिया। चुनाव तक तो आयोग श्रेय ले रहा था। पहली बार हुआ है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान किसी की हत्या नहीं हुई और तृणमूल के हारते ही कोलकाता में 2 लोगों की हत्या हो जाती है। तृणमूल के पोलिंग एजेंट बिस्वजीत पटनायक की हत्या हुई, उन्हें दौड़ाकर मारा गया। आसपास कई लोग थे मगर कोई भी डर से बिस्वजीत पटनायक को बचाने नहीं आया। टाइम्स ऑफ इंडिया में बिस्वजीत पटनायक को लेकर रिपोर्ट छपी है। इसी अखबार में हावड़ा के बीजेपी कार्यकर्ता जादव बर्की भी कथित रूप से पीटकर हत्या करने की खबर छपी है। बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल के लोगों ने उन्हें मारा। इस मामले में पुलिस ने कालीपत बाग को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि हत्या का संबंध आपसी रंजिश से है, मगर राजनीतिक कारणों की भी जांच की जा रही है। बीजेपी तृणमूल के विधायक समीर पांजा पर आरोप लगा रही है और समीर पांजा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के समर्थकों ने तृणमूल समर्थकों के 9 घरों में तोड़फोड़ की। बीजेपी ने इससे इनकार किया। नॉर्थ 24 परगना के न्यू टाउन में भी बीजेपी के कार्यकर्ता मधु मंडल की हत्या का भी आरोप उनके विरोधियों पर लग रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि मधु मंडल बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ तृणमूल कार्यकर्ता के घर धमकाने और तृणमूल के दफ्तर कब्जा करने गए थे, जहां दोनों दलों के बीच झड़प हुई और उसी दौरान मधु मंडल मूर्छित हो गए, अस्पताल ले जाने के रास्ते मृत हो गए। बीरभूम में तृणमूल समर्थक आबिर शेख की हत्या की भी खबर छपी है। बीजेपी के समर्थकों पर हत्या के आरोप लग रहे हैं और बीजेपी इनकार कर रही है, जांच की मांग कर रही है। हिंसा की ऐसी खबरें और भी मीडिया में जहां तहां भरी हैं। इस हिंसा का भी पैटर्न दिख रहा है। ज्यादातर हमला तृणमूल के दफ्तरों पर हुआ, उसके कार्यकर्ताओं के घरों और दुकानों पर। इसके अलावा ऐसे कई वीडियो भी दिखे जिसमें मर्द और स्त्री को ममता बनर्जी की तरह साड़ी पहनाकर उनके गले में रस्सी डालकर खींचा जा रहा है। एक वीडियो में मर्दों का झुंड ममता बनर्जी को रस्सी में बांधकर ले जा रहा है। एक मर्द ही है जो साड़ी पहनकर ममता बनर्जी बना है। तो एक और वीडियो में एक महिला ममता बनर्जी बनी है और महिलाएं उसे मिलकर मार रही हैं। यह सब वीडियो मैंने भी देखे हैं। चूंकि कॉपीराइट नहीं है इसीलिए आपको नहीं दिखा रहा। इस तरह की हिंसक अभिव्यक्ति का क्या मतलब है? 2 प्रकार के वीडियो नजर आए। एक में भीड़ सड़क पर उतरकर हिंसा कर रही है और दूसरे प्रकार के वीडियो में कोई महिला या मर्द ममता बनर्जी बना है और उनके साथ हिंसा का अभिनय किया जा रहा है। मतलब बंगाल इस बात के लिए इतना तड़प रहा था कि ममता बनर्जी के हारते ही वह हिंसा भी करेगा और हिंसा का अभिनय भी वीडियो बनाएगा, वायरल किया जाएगा। एक वीडियो फिर से वायरल हुआ जो मैंने देखा, जिसमें ट्रेन से बुलडोजर ले जाया जा रहा है, जेसीबी मशीनें ले जाई जा रही हैं। लिखा गया है कि बंगाल के लिए बुलडोजर रवाना है। इतनी कुंठा भरी थी, एक समुदाय को लेकर इतनी नफरत है कि लोगों को बस पावर का इंतजार था और बुलडोजर का। क्या हम इस समाज को, इसकी छुपी हुई दबी हुई कल्पनाओं को, आकांक्षाओं को ठीक से जानते भी हैं? क्या इन्हीं लोगों के दम पर बीजेपी राजनीतिक बदलाव का सपना दिखा रही है? हम एआई को बदनाम करते हैं कि एआई इंसानों को दिमाग से पैदल कर देगी, ज़ॉम्बी में बदल देगी। लेकिन यहां जो भीड़ हिंसा के लिए उतरी है और हिंसा का समर्थन करने वाले लोग घरों में बैठे हैं, उनके दिमाग को किसने करप्ट किया? एआई ने या नफरत की राजनीति ने? इस भीड़ में शामिल क्या कोई ऐसा भी है जो क्लॉड और चैट जीपीटी की पाठशाला से निकल कर आया है? क्या इसी के लिए पहले दिन से हिंसा हो रही है कि विरोधी दल में कोई राजनीति करने के लिए बचे ही ना, सब डरकर चुप हो जाएं, भाग जाएं? अचानक से पश्चिम बंगाल से आने वाले हिंसा के वीडियो में मर्द ही मर्द नजर आने लगे हैं, जबकि चुनाव के समय लिखा जा रहा था वहां महिलाएं रात में आराम से घुमा करती हैं, निकला करती हैं। तब फिर वहां हिंसा कौन नहीं कर रहा था और अब हिंसा कौन कर रहा है? बीजेपी वहां पहली बार जीती है तो वीडियो जीत की खुशी के होने चाहिए या हिंसा के, या धमकाने के, मॉल में घुस जाने के, जोर जोर से लाउडस्पीकर बजाने के, या सचिवालय में घुस जाने के? क्या बंगाल के साथ साथ पूरे देश को डराने की कोशिश की जा रही है? ऐसा नहीं कि इस तरह की हिंसा केवल बंगाल में हुई। बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसका संबंध केवल बंगाल से नहीं,
बल्कि 2014 के बाद से बीजेपी के बाहर उसके समर्थन में खड़े तरह तरह के दलों और झुंड की हिंसा का विस्तार के रूप में देखा जाना चाहिए। 2014 के बाद से गौ रक्षा के नाम पर कितनी हिंसा हुई। फरीदाबाद में तो आर्यन मिश्रा को कुछ लड़कों ने गोली मार दी, जिनकी गिरफ्तारी हुई उनके नाम अनिल वरुण थे। बाद में कहा गया कि उन्हें लगा कि आर्यन मिश्रा कथित रूप से गौ तस्करी कर रहा है और इसी आरोप आशंका में उन्होंने आर्यन को गोली मार दी। जुनैद से लेकर अखलाक की हत्या के पीछे भीड़ की हिंसा आपने देखी है। हापुड़ में कासिम और समीउद्दीन को गौ तस्करी के झूठे आरोपों में मारा गया। कासिम की तो मौत हो गई, समीउद्दीन किसी तरह बच गए। 6 साल बाद 10 लोगों को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई। भीड़ ने कासिम समीउद्दीन पर हमला किया कि गौ मांस लेकर जा रहे हैं, यह आरोप भी झूठा निकला। हरियाणा के चरखी दादरी में कबाड़ी का काम करने वाले साबिर मलिक को गौ मांस खाने के आरोप में 10 लोगों ने मिलकर मार ही दिया। जब लैब टेस्ट हुआ तो मांस किसी और चीज का निकला, लेकिन भीड़ ने साबिर मलिक की हत्या तो कर दी। ऐसे अनगिनत मामले गिनाए जा सकते हैं जिनमें भीड़ ने अपनी तरफ से फैसला कर लिया और हत्या कर दी। कितने ही लोगों को भीड़ की हिंसा ने हत्यारा बना दिया और वे किस समुदाय के थे। कासिम से लेकर साबिर मलिक की हत्या के आरोप में कितने हिंदू लड़कों को हत्यारा बनाया गया। भीड़ की राजनीति का अंजाम है जिसके बारे में कोई सोचता क्यों नहीं। नफरत की सांधी ने अच्छे भले चेतन सिंह को चपेट में ले लिया, जिसने चलती ट्रेन में अपनी सरकारी बंदूक से 3 मुस्लिम यात्रियों को मार दिया। इस तरह की घटनाएं आपके सामने गुजरी हैं। पश्चिम बंगाल की हिंसा का संबंध केवल राज्य की राजनीति से नहीं है। किसी की दुकान पर इसलिए हमला नहीं कर सकते कि अवैध है। भीड़ कौन होती है तय करने वाली, उसके लिए प्रशासन है, नियम कायदे हैं। और अब अवैध के नाम पर क्या एक समुदाय के लोगों को टारगेट किया जाएगा या अवैध के नाम पर सभी दुकानों को टारगेट किया जाएगा। नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ जो आदेश दिया, क्या भूल गए? कोर्ट ने यही कहा कि कभी कभी प्रशासन आरोपियों का घर गिराने के लिए अवैध के नाम पर टारगेट करता है। अगर घर दुकान अवैध है तब भी उन्हें 15 दिनों का नोटिस देना होगा, घर के बाहर नोटिस चिपकानी होगी। अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो स्टेट डिमोलिशन कर सकता है, तब उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानूनी प्रक्रिया के अलावा आप किसी का घर गिराते हैं तो परिवार को मुआवजा देना होगा और अधिकारी ऐसा काम करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, अवमानना का मामला चलेगा, अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन भीड़ के मन में इन आदेशों का कोई खौफ क्यों नहीं है? क्योंकि उसे पता है कोई कार्रवाई नहीं होगी। पुलिस को पता है लोगों के मन में बुलडोजर शक्तिवर्धक चूर्ण की तरह धंस गया है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर अजय नंदा ने कहा कि किसी भी जुलूस में जेसीबी का इस्तेमाल नहीं हो सकता। पुलिस ने जेसीबी के मालिकों को चेतावनी दी है, अगर उन्होंने रैली के लिए जेसीबी किराए पर दी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जिन्होंने अपनी जेसीबी मशीन दी है, जो वीडियो में नजर आ रहे हैं, क्या उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया गया? आपने हिंसा के वीडियो देखे होंगे। ठीक है, हमारे पास वीडियो नहीं है और अच्छा है हम आपको दिखा नहीं रहे, लेकिन उन वीडियो को देखकर कुछ लोग तो सोचेंगे, क्या उन्हें इसी तरह की राजनीति और बदलाव चाहिए? विकास के पीछे हिंसा की भड़ास निकालनी है? उनके भीतर हिंसा की कल्पना कहां से आ रही है? क्या उनके भीतर इतनी नफरत जमा हो गई है कि अब हिंसा के बिना वे बाहर नहीं निकाल सकते? भीड़ बनने की मानसिकता क्या है? एक जगह भीड़ नहीं बनी, कई जगह भीड़ बनी है। इसका मतलब है लोग कुंठित हो चुके थे, उन्हें यकीन हो चुका था कि वे अकेले दम पर साइकिल भी स्टैंड पर खड़ी नहीं कर सकते, इसलिए 2-4 लोग मिल जाएं, अपनी सरकार मिल जाए तो किसी की दुकान जाकर जलाएंगे, दौड़ा दौड़ाकर विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं को सड़कों पर मारेंगे, हत्या कर देंगे, घरों और दफ्तरों पर कब्जा कर लेंगे। एक वीडियो में एक आदमी धार्मिक नारे लगा रहा है और एक अकेली महिला सहमी हुई गुजर रही है, उसे धमकाया जा रहा है। धार्मिक नारे का इस्तेमाल धमकाने में हो रहा है। कांग्रेस की मीडिया प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने यह वीडियो ट्वीट किया है, आप उनके ट्विटर हैंडल पर देख सकते हैं। तमाम वीडियो में दिखाई देगा हिंसा का पावर से कितना गहरा रिश्ता है। हम पावर को किस रूप में देखते हैं, किस काम के लिए चाहते हैं, पता चलता है। पुलिस को किस लिए अपने पाले में, अपनी मुट्ठी में चाहते हैं, पता चलता है। क्योंकि हमारे भीतर नफरत और गैर कानूनी काम करने की भावना भरी हुई है। इतने दशकों से पुलिस इसी काम आ रही है। इस सरकार और उस सरकार के बीच अब वह खुद को भीड़ के हवाले करने लगी है या भीड़ के आगे हाथ जोड़कर खड़ी नजर आती है। एक खास राजनीतिक दल के लिए पुलिस ने भीड़ को और इसकी हिंसा को शिष्टाचार मान लिया है। यह केवल बंगाल की बात नहीं, कई राज्यों में इसे डॉक्यूमेंट किया गया है।
धार्मिक नारे लगाते हुए भीड़ जा रही है, धमका रही है, गालियां दे रही हैं, जोर जोर से गाने बजाए जा रहे हैं, हिंसा भी कर बैठती है, लेकिन पुलिस इस तरह की भीड़ के खिलाफ कुछ भी नहीं करती। क्या घर घर में बैठे लोग इतने कुंठित हो गए हैं कि उन्हें किसी परिचित के मंत्री बन जाने, विधायक बन जाने या अपनी पार्टी के सत्ता में आने का इंतजार इसीलिए है कि हिंसा करेंगे, किसी को घेर कर पीटेंगे? क्या भारत का नागरिक अलग अलग राज्यों में हिंसा के इन्हीं अवसरों की तलाश में है? उसे रोजगार, शिक्षा, ढंग के अस्पताल की तलाश नहीं। अस्पतालों में जाकर अपनी दुर्गति तो देख ले, उसकी या उसके जैसे लोगों की क्या हालत है। लाठी चाहिए, बुलडोजर चाहिए, डॉक्टर नहीं, अच्छा स्कूल नहीं, ताकि किसी को घेर कर मारें और कोई मुसलमान निकलता है उसकी दुकान गिरा दें। इसी में सारी शक्ति का प्रदर्शन है और बहादुरी ट्रंप के सामने घिघी बन जाती है और एक अकेला दुकानदार को भीड़ घेर लेती है। हमारा समाज हिंसा की इतनी चाह दबाए बैठा हुआ है। बंगाल में हुई हिंसा ने बता दिया। इतनी बेचैनी, इतनी नफरत लोगों में भरी थी कि जीत की खुशी में जश्न मनाना भूल गए कि कई चुनावों में हार के बाद बड़ी जीत मिली है। इसकी खुशी मनाएं ताकि खुशी नजर आए। यही नहीं, आप समाज में जाकर देखिए, इस हिंसा को सही ठहराने वाले अच्छे अच्छे कपड़ों में बैठे लोग अच्छे अच्छे घरों में मिलेंगे। ये वो लोग हैं जो खुद हिंसा करने नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्हें अपने बच्चों को अमेरिका भेजना है, मगर व्हाट्सएप में हिंसा को सपोर्ट करेंगे ताकि दूसरे का बच्चा, किसी गरीब का बच्चा पढ़ाई तक ना पहुंच जाए, अमेरिका तक ना पहुंच जाए, हिंसा करते हुए उसी दिशा में भटक जाए, कभी लौटने के लायक ना बचे। बंगाल की हिंसा ने बता दिया उसे बदलाव के नाम पर बदले की कसक पूरी करनी थी, और यह बदला किसी पार्टी से ज्यादा या पार्टी के साथ साथ एक समुदाय से भी लेना था। अफसोस कि लोगों ने जश्न की जगह हिंसा को चुना, और उससे भी ज्यादा अफसोस कि हिंसा का समर्थन करने वाले घर घर में मौजूद हैं पूरे देश में, जो अच्छे कपड़े पहनकर राजनीति की क्रूर सच्चाइयों से अनजान होने का नाटक कर रहे हैं। अगर आप बीजेपी के समर्थक हैं तो कभी अपनी जीत को नफरत और कुंठा से आगे निकलकर महसूस कीजिए, खुशी भी मनाइए। अगर आपकी नजर में इस जीत की लेजिटिमेसी है, वैधानिकता है, आपको लगता है कि संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग नहीं हुआ, चुनाव आयोग निष्पक्ष था, हेराफेरी नहीं हुई, सच्चा जनादेश मिला है, तो इस जीत की खुशी भी उसी रूप में मनाइए। इस सच्चाई को नकारने के लिए हिंसा का रास्ता मत चुनिए। इस तरह की हिंसा को सपोर्ट मत कीजिए कि आपके भीतर इस जीत को लेकर अपराध बोध बैठा है और उस अपराध बोध से आप छटपटा रहे हैं और उससे बचने के लिए हिंसा करने वाले को सपोर्ट दे रहे हैं। सपोर्ट मत दीजिए, शांति और खुशी का रास्ता चुनिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।